हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न हुआ है और सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो ऐसे में ये टॉपिक जो है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अपकमिंग जो एग्ज़ाम है वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की। तो आज के इस क्लास में हम उपराष्ट्रपति, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीजीपीएससी मेंस की जो हमारी डेमो क्लास चल रही है उसका ये क्लास आप देख रहे हैं। मेरे द्वारा बेसिकली तीसरा क्लास लिया जा रहा है। इसके पहले मैंने हरित क्रांति पर एक क्लास लिया था और उसके बाद हमने होम रूल आंदोलन के बारे में समझा था। तो सीजीपीएससी जो मेंस की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें ये जो क्लास है उपराष्ट्रपति का, ये मेरे द्वारा लिया जाने वाला तीसरा क्लास है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप मुझसे पहले भी पढ़े हैं और अगर आप मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तो पहले उसका एक बनाते हैं फॉर्मेट, है ना, और एक सिनॉप्सिस तैयार हम पहले करते हैं और उसके बेसिस पर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के बारे में हम समझेंगे सारी चीजें, लेकिन क्या क्या इस लेक्चर में कवर होने वाला है तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम उपराष्ट्रपति के पद को समझेंगे और इसके पहले भी कुछ बेसिक्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देन इसके बाद हम देखेंगे अभी तक भारत में कौन कौन उपराष्ट्रपति बने हैं, कब कब बने हैं, उनके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें बताई गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन में हिस्सा कौन लेते हैं, इन चीजों को समझेंगे। क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें हैं उपराष्ट्रपति पद की, और शपथ ग्रहण के मौके पर वो किस चीज की शपथ लेते हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति कैसे आती है। साथ में भी हम समझेंगे कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो क्या प्रक्रिया है, इसको भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम क्या जानेंगे, उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्यों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये होने वाला है आज के हमारे लेक्चर का फॉर्मेट और इसी वे में जाके हम इस पूरे क्लास को, इस पूरे डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट पहले ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो पहले तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, खासकर उनके साथ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनके एग्जाम में एक वैल्यू एडिशन किया जा सके, उनकी तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ, है ना। उपराष्ट्रपति पद के बारे में तो हम समझेंगे, इसके पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टारगेट ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर के है जिनको बेसिकली बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, उनको भी इस एक क्लास से उपराष्ट्रपति पद के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि अगर हम पहले के टाइम पीरियड पर चले जाए ना, प्राचीन समय में देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है। राजनीतिक प्रणाली की अगर बात करें तो एक राजा हुआ करता था और राजा के पास ही समस्त शक्तियां होती थी। शासन की समस्त शक्तियां किसके पास, राजा के पास। चाहे नियम कानून बनाने की बात हो, चाहे न्याय करने की बात हो, सारी जो पावर है वो एक व्यक्ति के पास होती थी, वो होता था राजा। ये तो प्राचीन समय काल में हमें देखने को मिलता है, खासतौर पे जब हम बात करते हैं राजतंत्र की। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब समय चेंज होता गया, है ना, लोगों में जो बेसिकली जो राजनीतिक अधिकार के प्रति जब लोग जागरूक होते गए तो फिर शासन के स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आधुनिक विश्व में अधिकांश जो देश है वहां पे आपको शासन प्रणाली का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो है लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी, जहां पे क्या होता है, जनता जो है अपने बीच में से ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो पहले के टाइम पर हुआ करता था राजतंत्र। शासन प्रणाली के तो कई सारे प्रकार रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हम प्रकार की बात करें तो जो पहले के समय हमें देखने को मिलता था राजतंत्र, आज के समय में आधुनिक विश्व में अधिकांश देशों में हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है। राजतंत्र में सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होती थी जिसे हम कहते थे राजा। ठीक है, लोकतंत्र में क्या हुआ, अब राजा के पास जब सारी शक्तियां होती थी तो जनता देख भी तो रही है ना कि राजा जो है, कुछ राजा तो अच्छे हुए भी हैं लेकिन कुछ राजा काफी अत्याचारी हुए। ठीक है, जिन्होंने जनता पर अपने क्रूरता का परिचय भी दिया। तो इस स्थिति को बदलने के लिए ही जब डेमोक्रेसी आया तो ये निर्धारित किया गया कि भैया सारी शक्तियां एक व्यक्ति को तो नहीं दी जा सकती, इसलिए
वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं जहां पर आपको लोकतंत्र देखने को मिलता है, वहां पर जो सरकारें हैं तो सरकार के आपको कुछ अंग देखने को मिलेंगे। कितने अंग देखने को मिलते हैं? सामान्यतः 3 अंग देखने को मिलते हैं। एक है कार्यपालिका, दूसरी है विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। तो आधुनिक विश्व में ना अधिकांश देशों में जहां पर लोकतंत्र है वहां पर आपको सरकार के बेसिकली 3 अंग देखने को मिलेंगे। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, अब भारत में भी लोकतंत्र है और भारत में खास बात यह है कि भारत में शासन प्रणाली की दोहरी शासन पद्धति है। दोहरी शासन पद्धति बोलने का मतलब है कि आपको केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार देखने को मिलेगी या भारत सरकार आप कह सकते हैं, और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें। तो भारत में आप केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, दोनों ही स्तर पर आपको सरकार देखने को मिलती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार की बात करें, देखो सरकार के हम देख रहे हैं 3 अंग है। केंद्र सरकार की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के भी 3 अंग हम देखेंगे इंडिया के केस में। राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार के भी 3 अंग। कौन कौन से 3 अंग? यही 3 अंग हमको देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार के 3 अंग में कार्यपालिका, विधायिका। केंद्र सरकार की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये भारतीय संसद की है, जो नया भवन बना है। ठीक है, और न्यायपालिका। ठीक है, तो केंद्र की जो न्यायपालिका या बोल सकते हैं भारत में वैसे न्याय प्रणाली का तो जो स्वरूप है वो एकीकृत प्रणाली हमको देखने को मिलती है, जहां पर सबसे उच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, और इसके बाद है उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये एकीकृत न्याय प्रणाली हमको देखने को मिलती है इंडिया के केस में। तो केंद्र सरकार के 3 अंग में हम क्या क्या देख रहे हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सेम यही प्रणाली हमको देखने को मिलेगी राज्य में। राज्य सरकार के भी यही 3 अंग हमको देखने को मिलेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब इसको हम समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक हम इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरे भाई सरकार के होते हैं 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में जिस आर्टिकल में बताया गया है केंद्र सरकार के बारे में, सबसे पहले तो आप ध्यान में रखना कि संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में प्रावधान है। ठीक है, केंद्र सरकार जिसे आप संघ सरकार भी कह सकते हैं, तो केंद्र सरकार या संघ सरकार, इसके बारे में प्रावधान जिस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, जिस भाग में आपको देखने को मिलेगा वो है भाग 5। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में चर्चा की गई है केंद्र सरकार के बारे में। तो भाग है 5 और अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151। अब केंद्र सरकार के 3 अंग हम देख रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इनके बारे में अगर आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेकर यानी 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक चर्चा की गई है कार्यपालिका की, यानी कि केंद्र सरकार के कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा की गई है 52 से लेकर के 78 तक। इसके बाद हम देखते हैं 79 से लेकर के 122 तक विधायिका के बारे में, यानी कि संसद के बारे में प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद एक आर्टिकल आता है 123 जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की, तब राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस बारे में प्रावधान है आर्टिकल 123 में। इसके बाद हम देखते हैं 124 से लेकर के 147 तक प्रावधान किया गया है न्यायपालिका, यानी कि बेसिकली हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान हमको देखने को मिलता है। और इसके बाद 4 आर्टिकल बचते हैं 148 से लेकर के 151। इसमें बताया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 148 से 151 तक। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया भाग 5 में टोटल आर्टिकल आप देखेंगे 52 से 151, और इसका भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। और लास्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान जो 148 से 151 तक देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि पहले कुछ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। ये मैं उनको टारगेट करके बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आसानी से समझ आए।
ना उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है तो यहां पे आपको ध्यान देना है जिस कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं 52 से लेकर 78 तक जिसके बारे में प्रावधान है, उसी का एक अंग हम देखेंगे उपराष्ट्रपति। और जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता उनके लिए बता दूं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्य क्या क्या है। देखो, विधायिका जो है ना वो विधान यानी कि कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। इस कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था की होती है वो है कार्यपालिका, जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम और कानून को लागू करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, जिस विधान की, जिस कानून का जो निर्माण है वो विधायिका के द्वारा किया गया है उन कानूनों की व्याख्या करती है न्यायपालिका, साथ में न्याय प्रदान करने का कार्य करती है अगर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होती है तब की केस में, ठीक है। तो ये सरकार के तीनों अंग हैं और तीनों अंग के अलग अलग कार्य हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का ही एक अंग है। अगर केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका के अंग की अगर हम बात करें तो 5 अंग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रपति, इसके बाद हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, इसके बाद हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और फिर है महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, जिससे और शॉर्ट में हम बोले तो भारत सरकार के वकील के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका यानी कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत ये 5 अंग आते हैं। आज हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है भारत के उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल की बात करें ना तो 52 से लेकर के 78 तक में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, यानी कि ये जो 5 अंग हैं इनके बारे में जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है वो हमको 52 से लेकर के 78 तक में देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, क्योंकि जो पहला सर्वोच्च पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति को कहा जाता है कि ये देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक हैं। पहले क्रम में हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति और दूसरे क्रम में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति। इसके अलावा अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद को हमारे संविधान में कहां से लिया गया है, क्योंकि जब प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो खास तौर पे इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना कि उपराष्ट्रपति के पद को हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो इस पद को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, ये आप ध्यान में रखना। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति और इंडिया के उपराष्ट्रपति के पावर में, कार्यों में कुछ भिन्नता हमको देखने को मिलती है, ठीक है। क्या भिन्नता देखने को मिलती है? अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो जब राष्ट्रपति जब नहीं होता तब वो परमानेंट राष्ट्रपति बन जाता है। जैसे कि इंडिया के केस में हम बात करें, इंडिया के केस में ना उपराष्ट्रपति का जो मेन कार्य है वो क्या होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है। संसद के आपको 2 सदन देखने को मिलते हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे उपराष्ट्रपति का जो दूसरा कार्य हमको देखने को मिलता है वो जब कुछ आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं। कैसी आकस्मिक परिस्थितियां? जब राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो या राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ हो, अनुपस्थित हो, तब की केस में जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये हम बात करें इंडिया के केस में। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति जो है उसकी कार्यकाल के दौरान अगर मान लो मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, तब जो उपराष्ट्रपति होता है ना अमेरिका में, वो परमानेंट राष्ट्रपति बन जाता है। कब तक के लिए परमानेंट राष्ट्रपति बनेगा? जब जितना कार्यकाल जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका बचा है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 4 वर्ष का। अब सपोज कोई जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का कार्यकाल उन्होंने पूर्ण किया है और 3 वर्ष का कार्यकाल उनका बाकी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो बचे हुए 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति ही बन जाता है। इसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे परमानेंट राष्ट्रपति बन गया ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इंडिया के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इंडिया के केस में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य जब करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। और ये भी ध्यान में रखना है कि वो मैक्सिमम कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वो केवल 6 माह के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं और इस 6 माह के भीतर
नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना, निर्वाचन कराना वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। जिस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है वो है आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, तो जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है इसको तो हम देखेंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक्स देख रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं, जो बातें अभी तक हमने डिस्कस की, वो आसानी से समझ आई होंगी। तो इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और पहले संवैधानिक प्रावधान तो हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया है। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अब तक भारत में कौन कौन उपराष्ट्रपति बने हैं, है ना, और कब कब उनका निर्वाचन हुआ है। तो बेसिकली अगर बात करें तो अभी तक भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद का जो चुनाव है वो 17 बार हो चुका है, अभी लेटेस्ट वालों को अगर काउंट करें तो। ठीक है, टोटल 17 बार हो चुके हैं इलेक्शन। और अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, नए उपराष्ट्रपति, जो इमेज आप देख रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है वो नए उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के। तो चुनाव तो 17वीं बार हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कौन सा क्रम है, ये है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। 15वें क्यों है, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता है। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से डिस्कस करें तो 1952 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के बारे में आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने भारत के 1952 के इलेक्शन में। उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1957 का जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने। यहां पे भी हम देखते हैं 1957 में जब उपराष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हुआ तब डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोबारा भारत के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, और इसके बाद 1962 में हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने भारत के। 67 में वीवी गिरी, 69 में देखते हैं हम जीएस पाठक, 74 में बीडी जत्ती, 79 में एम हिदायतुल्ला यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला, 1984 में आर वेंकटरमन भारत के उपराष्ट्रपति बने, 87 में बने शंकर दयाल शर्मा, और 92 में बने के आर नारायणन। अभी तक आप नाम अगर पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैक्सिमम लोग जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो बाद में आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1997 में कृष्णकांत भारत के उपराष्ट्रपति बने। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अभी तक ये भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान हुई है मृत्यु। तो राष्ट्रपति के बारे में जब हम बात करते हैं तब तो हम देखते हैं कि जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो 1969 में इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। इसके बाद देखते हैं 2002 में बी.एस. शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति बने। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में और 2012 में 2 बार उपराष्ट्रपति बने। तो जैसा मैंने बताया कि चुनाव 17वीं बार हुआ, लेकिन सीपी राधाकृष्णन कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, 15वें क्रम के। तो 2 बार जो ऐसे कैंडिडेट है जो 2 बार बेसिकली चुनाव जीते हैं वो है एक सीपी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एक है मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। इसके बाद हम देखते हैं 2017 में वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति बने। 2022 में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने, जिन्होंने अभी हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। 2025 में 3 साल का इनका कार्यकाल पूरा हुआ था, 2 साल का कार्यकाल बाकी था, और 2025 में अभी बने हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये है वो क्रम, कुछ आपको जो ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में आपको उपराष्ट्रपति के क्रम के बारे में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम समझते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, वो कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल्स हैं जिनमें उपराष्ट्रपति पद के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, संघ की कार्यपालिका यानी कि 52 से लेकर के 78 तक। ठीक है, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 52 से 151 केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हमने समझा। तो कार्यपालिका यानी कि 52 से लेकर के 78। कार्यपालिका में भी सबसे पहले जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान में वो होते हैं राष्ट्रपति। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक उपराष्ट्रपति है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 63 से। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के संबंधित जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है वो हमको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 63 से लेकर के मुख्यतः आर्टिकल 70 तक।
तो ये जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, इसको पहले डिस्कस करते हैं और इसके बाद फिर एक एक करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आर्टिकल 63 जो है, इसमें भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 63 से। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है 64, वो उपराष्ट्रपति के कुछ कार्यों के बारे में बताता है। कौन से कार्य? 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति जो है ना, वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो इसका मुख्य कार्य जो है वो यही होता है ना। 99% जो कार्य है उपराष्ट्रपति का, वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना ही होता है। 1% चांस तब बनता है जब राष्ट्रपति जो है उनका जो पद रिक्त हो जाए कार्यकाल के दौरान, या फिर वो अनुपस्थित हो जाए, ठीक है, तब की केस में उपराष्ट्रपति ना राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो करता है, उसके बारे में जिस आर्टिकल में बताया गया है वो है अगला आर्टिकल, यानी कि 65, जिसमें क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो 65 के तहत। उपराष्ट्रपति का जो मेन काम है वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है, कौन से आर्टिकल के तहत? 64 के तहत, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो आकस्मिक स्थितियों की जो बात की गई है, वो दो तरह की स्थितियां हो सकती है। या तो कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कैसे रिक्त हो सकता है? या तो वो त्यागपत्र दे दे, या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या तो उन पर महाभियोग लगा के उन्हें हटाया जाए, या फिर अन्य कोई रीजन जैसे उनका निर्वाचन जो है अवैध घोषित हो जाए। तो अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो वो आकस्मिक स्थितियों में आते हैं। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है, छुट्टी पर कहीं गए हैं, विदेश घूमने गए हैं, या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब की केस में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। नाउ इसके बाद आर्टिकल 66 जो है वो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, वो कैसे होगा, इस निर्वाचन में हिस्सा कौन कौन लेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है आर्टिकल नंबर 66 से। 67 जो बताता है वो बताता है कि जब निर्वाचन हो गया तो भाई कार्यकाल कितना होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये हमें जानकारी मिलती है 67 से, ठीक है। 68 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का क्या समय होगा। अगर उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति आ गई, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या उनको हटा दिया गया, ठीक है, या फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो पद में रिक्ति आ गई, तो फिर नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने का क्या समय होगा, साथ में आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा, ये जानकारी हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 68 से। इसके बाद हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, 69 में जिसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में देखते हैं आर्टिकल 70 जो ये बताता है कि अन्य आकस्मिक स्थिति में बेसिकली राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे। तो यहां पे अगर आप थोड़ा गौर से समझेंगे, देखेंगे, तो आर्टिकल नंबर 65 भी है जो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कि आकस्मिक स्थितियां जब आ जाती है, जब राष्ट्रपति का जो पद है कार्यकाल के दौरान रिक्त हो जाता है या फिर वो अनुपस्थित है, तब की केस में तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 70 भी बता रहे हैं कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यहां पे बेसिकली बात की जा रही है भैया जब राष्ट्रपति नहीं है तब तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब फिर राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेंगे? इस बारे में पावर जो दी गई है संविधान के द्वारा वो दी गई है संसद को, और संसद जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आखिर कौन करेगा? जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तब कौन करेगा? इस बारे में प्रावधान कर सकती है संसद आर्टिकल नंबर 70 के तहत, ठीक है। जब 1969 में ऐसी एक परिस्थिति आई थी जब भारत के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, अब इसके बाद वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, बट राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। अब ऐसे में भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो यहां पे आर्टिकल 70 के तहत संसद ने एक कानून का निर्माण किया और उसके तहत क्या निर्धारित किया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये जो कार्य किया गया संसद के द्वारा, ये जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा, वो आर्टिकल 70 के तहत ही बनाया गया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना 75 और 70 में 65
और 70 में कुछ भिन्नताएं हैं, है ना। तो यहां तक हमने समझा प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। अब थोड़ा डिटेल से हम चीजों को आगे समझते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे पहले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में हमने देखा, 63 में बताया गया है। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता ही है कि जनता जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो करती नहीं है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेते हैं। यहां पे जो फैक्ट है आपको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना एक निर्वाचक मंडल का किया जाता है गठन। इस निर्वाचक मंडल की बात करें तो इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं संसद। और संसद की जब हम बात करते हैं ना, तो संसद के कितने सदन है, संसद के हैं 2 सदन, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सदस्य। संसद के सदस्य बोलने का मतलब है संसद के 2 सदन हैं, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन जब सदस्य की बात करते हैं तो कैसे सदस्य, क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो चुनाव जीत कर आते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं, बिना चुनाव जीते आते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान में रखना है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो चुनाव जीत कर आए हों, चाहे वो मनोनीत सदस्य हों, तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ये सभी हिस्सा लेते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो करंट टाइम पर अगर हम देखें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं ना, उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी 543। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं, वर्तमान में जो लिमिट है वो हमें क्या देखने को मिलेगी, 245। तो सभी सदस्य हिस्सा लेंगे ना, मतलब टोटल कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 543 प्लस 245 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 788। तो 788 जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये सारे के सारे सदस्य हिस्सा लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हम देखते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कैसे किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बट यहां पे जो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है, संसद के दोनों सदन के कैसे सदस्य, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में जब बात करते हैं ना, तो मनोनीत सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। यानी कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो तो सारे के सारे जो सदस्य हैं ना वो निर्वाचित ही है लोकसभा में, तो 543 हो गए। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वर्तमान में कितने हैं, 233। 245 तो टोटल मेंबर है, लेकिन आपको पता होगा कि 12 जो सदस्य हैं ना वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 फील्ड से 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ये 12 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट करेंगे, बट जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम बात करते हैं, वहां पे ये 12 सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखें तो संसद के दोनों सदनों के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, जबकि यहां पर हम देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्यों को मौका दिया जाता है। दूसरा अंतर जो हमको देखने को मिलता है, ये तो भाई केवल इतने लोग वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति में, और भी लोग वोट करेंगे। जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, राज्य की विधानसभा, भाई राज्य में आपको देखने को क्या मिलेगा, राज्य में आपको देखने को मिलता है विधानमंडल। विधानमंडल के 2 सदन है, एक है विधानसभा जो आपको हर राज्य में मिलेगी, दूसरी है विधान परिषद जो आपको केवल इस समय 6 राज्यों में देखने को मिलेगी। कौन कौन से 6 राज्यों में विधानमंडल है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान में रखना, राज्य में अगर देखें तो विधानमंडल के 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा तो सभी राज्यों में है,
और जो ध्यान में रखना है कि विधान परिषद अगर हो भी नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। केवल विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो भी कैसे सदस्य हिस्सा लेंगे? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो राज्य की विधानसभा के भी कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। एक तरफ देख रहे हैं संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, दूसरी तरफ देख रहे हैं राज्य की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, तो वर्तमान में देखेंगे ना तो 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक है दिल्ली, दूसरा है पौंडीचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे हैं जहां अपनी स्वयं की विधानसभाएं हैं। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं वो भी हिस्सा ले सकती है राष्ट्रपति के चुनाव में। और इनके भी कैसे सदस्य हिस्सा लेंगे? निर्वाचित सदस्य। तो ये बनाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब कि केवल संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या क्या अंतर है, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नाउ जो हमको समझना है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा के सभी सदस्य 543, राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि 245, ये सभी मिलकर टोटल हो जाता है 788। ये सभी मिलकर मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसा कि हमको देखने को मिलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमण मत, जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव भी यही प्रक्रिया यूज होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हम देखते हैं इसी प्रक्रिया का, इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा एक अलग सी क्लास में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको समझने में एक पूरी क्लास लगेगी 1 घंटे की। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगा। ये उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और साथ में हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो भी इसी प्रणाली से होता है ना। तो ये हम एक अलग सी क्लास में डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। शॉर्ट में आपको समझाऊं तो लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या स्थानीय निकाय की बात करें, यहां पर जो चुनाव होता है वो कैसा होता है भाई? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत जाता है चुनाव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता। यहां पर किया जाता है एकल संक्रमण मत और गुप्त मतदान का उपयोग किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। यहां पर क्या होता है ना, जितने भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं चुनाव में सभी को एक वरीयता देनी पड़ती है, प्रेफरेंस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग खड़े हैं ना, एग्जाम्पल ABCD 4 लोग अगर चुनाव में खड़े हैं तो आपको सभी को ना प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी पहली जो पसंद है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर डी जो है वो राष्ट्रपति बने तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस दोगे किसको? डी को। आप चाहते हैं अगर डी राष्ट्रपति नहीं बना तो राष्ट्रपति बन जाए ए, तो आप सेकंड प्रेफरेंस दोगे ए को। इसी प्रकार से थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस आप दोगे बी और सी को। और अगर मान लो ABCDEFG भी अगर खड़े हैं तो उनको भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ई को, एफ को, जी को। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं सभी को आपको प्रेफरेंस देना जरूरी होता है। और जिनको फिर हम देखते हैं कुल डाले गए वैध मत का एक निश्चित भाग जब प्राप्त होता है, जो कि एक्चुअल में होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 वोटर्स वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, और वोट की वैल्यू भी मान लेते हैं 100 है, तो कुल वैध मत अगर 100 है तो इसको डिवाइड करेंगे पद की संख्या। पद की संख्या कितनी है? उपराष्ट्रपति के केस में 1 है, इसमें प्लस करेंगे 1, तो टोटल कुल डाले गए वैध मत, ठीक है, हमने कंसीडर किया वैध मत है फॉर एग्जांपल 100 है ना, इसको डिवाइड करेंगे पद की संख्या कितनी है? उपराष्ट्रपति का 1 ही पद है तो 1 हो गया, प्लस करेंगे 1, ठीक है, तो टोटल हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, और जितना भी डेटा हमारे पास आएगा उसमें लास्ट में कर देंगे +1। तो इस केस में अगर 100 को हम एग्जांपल ले लें तो 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 50, और 50 में प्लस करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 51। तो अगर 100 वोट्स हैं, ठीक है, तो कम से कम 51 वोट मिलना जरूरी है, तब जाके कोई कैंडिडेट जो है
वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। सेम चीज हमको देखने को मिलती है राष्ट्रपति के चुनाव में भी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। इस प्रकार से चुनाव प्रणाली संपन्न कराई जाती है। एकल संकरणी मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट प्राप्त होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 वोटर्स हैं, वोट्स की वैल्यू भी 100 है, और ए को मान लेते हैं मिलता है 40 वोट, बी को मिलता है 30 वोट, सी को मिलता है 20 वोट और डी को मिलता है 10 वोट। तो 40 30 70 20 90 और 10 100 हो गए पूरे। यहां पे हम देख रहे हैं कि डी को सबसे कम वोट मिले और 100 वोटर्स है, 100 वोट्स की वैल्यू भी है, और हम देख रहे हैं मिनिमम 51 चाहिए तब जाके कोई कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। यहां पे 40 मिला है जिसको सबसे ज्यादा है, तो अभी भी चुनाव हुआ नहीं है, अभी भी कैंडिडेट ए जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट प्राप्त हुए, जैसे इस केस में हम बात करते हैं डी, ठीक है, डी को सबसे कम वोट प्राप्त हुआ है तो डी हो जाएगा चुनाव से बाहर, और डी को मिले हुए ये 10 वोट है ना, इनकी फिर देखी जाएगी सेकंड प्रेफरेंस। ये जो 10 लोग हैं जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, इनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है वो देखा जाएगा, और फिर उसको हम प्लस कर देंगे बाकी के कैंडिडेट्स के वोट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मैंने जैसा बताया आपको काफी लंबा प्रोसेस है, तो एक अलग सी क्लास में हम लोग डिटेल से समझेंगे एकल संक्रमणी मत पद्धति को, है ना। अभी के लिए आप ध्यान में रखना, इस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का भी चुनाव, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी पद्धति से किया जाता है। जो ध्यान में आपको रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो गया, या इवन आप ध्यान में रखना उपराष्ट्रपति की भी और राष्ट्रपति के भी, दोनों के अगर चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद की जो सुनवाई है वो केवल और केवल हो सकती है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, निर्वाचन आयोग इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ना, खास तौर पे जब प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार से फंसाया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो जो सुनवाई है वो केवल और केवल कहां होगी, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो ही अंतिम होगा और मान्य होगा। ठीक है, तो अगर चुनाव में विवाद होता है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, जिसे हम अर्हता भी कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल शब्द हो जाता है, संविधान आप जब पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी थोड़े टेक्निकल आपको शब्द देखने को मिलेंगे। तो अर्हताएं यानी कि बेसिकली योग्यताओं की बात चल रही है। ठीक है, योग्यता क्या है, शर्तें क्या है और शपथ क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। 4 प्रमुख योग्यता है जो ध्यान में आपको रखनी है। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसको भारत का नागरिक होना मैंडेटरी है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट है 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण कर चुका हो, ये काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य योग्यताओं की भी मांग की जाती है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना। तो यहां पे जरूरी है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भी वो योग्य हो। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता भी होनी चाहिए उस उम्मीदवार के पास जो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। साथ में जो चौथी योग्यता है वो ये है कि वो ना किसी भी प्रकार के लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, चाहे हम बात करें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात करें या स्थानीय सरकार की बात करें या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण की बात करें। सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब कि ऐसी अथॉरिटी जिनमें बेसिकली 50% या उससे ज्यादा हिस्सा किसका होता है, भारत सरकार का या राज्य सरकार का। ठीक है, तो 50% या ज़्यादा हिस्सा अगर देखने को मिलता है किसी अथॉरिटी में, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, या फिर हम बात करें भेल की बात करें या सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, तो ये जो कंपनीज है वो सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत और नगर निकाय वाले, या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण, इनमें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब है ऐसा पद जिसमें कार्य करते हुए आपको सैलरीज मिले, आपको अन्य सुविधाएं, वेतन भत्ते दुनिया भर के वो सारे अगर मिले तो ऐसे पद को कहा जाता है लाभ का पद। तो लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, ये एक योग्यता है। ठीक है,
ध्यान में आपको ये रखना है कि ये सारी चार तो योग्यताएं होगी, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का जो पद का जो उम्मीदवार है वो चुनाव के टाइम जब नामांकन भरने जाएगा तो कुछ और चीजें उन्हें चाहिए होंगी। तो नामांकन के समय जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसे और क्या चाहिए होगा, कम से कम 20 प्रस्तावक चाहिए होंगे उस उम्मीदवार को, और 20 अनुमोदक। प्रस्तावक और अनुमोदक से मतलब ये है कि 20 लोग प्रस्तावक कम से कम ऐसे हों जो इस बात का समर्थन करें कि हाँ भाई, हमने इनके नाम को प्रस्तावित किया है, ये भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतलब योग्य हैं और उपराष्ट्रपति बने, ये मतलब बेसिकली उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके नाम को प्रस्तावित किया जाएगा, कम से कम 20 लोग चाहिए। और जब सिग्नेचर कर दिया जाएगा नामांकन फॉर्म में तो कम से कम 20 अनुमोदक भी चाहिए जो इस बात का अनुमोदन करे कि हाँ, कि ये जो कैंडिडेट है वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं, हम इस कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का अनुमोदन करते हैं। तो 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए। ये जो 20-20 प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए ना, ये सिस्टम ना 1997 से बना है, या बोल सकते हैं बढ़ा है, क्योंकि 1997 से पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या थी वो थी 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। लेकिन 1997 के बाद इस संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए। भाई उपराष्ट्रपति बनना है तो कम से कम इतने लोगों का समर्थन होना तो जरूरी है ना, क्योंकि चुनाव के टाइम में तो काफी ज्यादा वोट चाहिए होंगे। तो कम से कम 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक जरूरी चीज ये भी है कि जो भी कैंडिडेट जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक तो ठीक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक में कुछ पैसा भी जमा करना पड़ेगा। भाई कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए ना जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। कहां जमा करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर कुल डाले गए वैध मत का 1/6 भाग मत अगर किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता है, 1/6 भाग मत अगर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, तो फिर ये जो पैसा जमा किया गया ना 15,000 रुपए रिजर्व बैंक के पास, वो हो जाता है जब्त, वो पैसा नहीं मिलेगा। और अगर 1/6 भाग मत या उससे ज्यादा मत अगर प्राप्त हो जाते हैं तो ये 15,000 वापस भी हो जाएगा, भले वो चुनाव हार जाए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। हालांकि जो 15,000 जो हम जमानत राशि देख रहे हैं ना, वो तब भी मुझे पर्सनली कम लगता है, क्योंकि 15,000 रुपये जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये जमानत राशि ना 15,000 रुपये, ये राष्ट्रपति के केस में भी इतनी ही है। राष्ट्रपति के केस में जो प्रस्तावक और अनुमोदक है ना, वो बढ़कर हो जाते हैं 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। ये राष्ट्रपति को चाहिए होते हैं। राष्ट्रपति भाई बड़े आदमी है तो उनको ज्यादा चाहिए, है ना। उपराष्ट्रपति को कितने चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। हालांकि जमानत राशि दोनों की सेम है, 15,000 रुपए रिजर्व बैंक में जमा करना है। 1/6 भाग मत अगर प्राप्त नहीं हुआ तो भैया टाटा बाय बाय, पैसा आपका गया, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हम बात कर रहे हैं योग्यता की, ठीक है ना। इसके बाद शर्त की अगर बात करें तो शर्त के अंतर्गत क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि उपराष्ट्रपति पद के दावेदार या उम्मीदवार से ये ऐसी अपेक्षा की जाती है, ऐसी बोल सकते हैं, ऐसी मांग होती है कि वो संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की बात करें, यहां के सदस्य वो न हो। तो ऐसी उनसे अपेक्षा होती है कि संसद सदस्य न हो या राज्य विधानमंडल के सदस्य वो ना हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सदस्य उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तब फिर फॉर एग्जांपल कोई लोकसभा का सदस्य है, अब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, तब फिर ना ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन उपराष्ट्रपति का पद वो उन्होंने ग्रहण किया, उस तिथि से उसने उस सदन की सीट को क्या कर दिया है, रिक्त कर दिया है। जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे उस दिन से ऐसा माना जाएगा कि फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया कि कोई लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति बना, तो जब उपराष्ट्रपति का पद वो ग्रहण करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने अपनी लोकसभा की जो सीट है ना, उसका त्याग कर दिया है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी, ये है पहली शर्त। और दूसरी शर्त वही है जो हम योग्यता में देखें कि लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऐसा कोई पद जिससे आपको वेतन प्राप्त न हो, है ना। और लाभ के पद के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण, इनके अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि लाभ का पद जो है ना, ये संविधान में पहली बात परिभाषित नहीं है, ये तो आप ध्यान में रखना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद
इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कौन सा पद लाभ के पद के अंतर्गत आएगा, परिभाषित नहीं है। लेकिन कुछ पद के बारे में आपको ध्यान में रखना है जिन्हें लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता। वो कौन कौन से पद हैं? एक तो भारत के राष्ट्रपति, दूसरा हो गया उपराष्ट्रपति, तीसरे हो गए राज्यों के राज्यपाल, और चौथे हो गए मंत्री। मंत्री चाहे केंद्र के हो या राज्य के हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें लाभ के पद के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं शर्त के अंतर्गत। और लास्ट में हम देखते हैं शपथ। तो शपथ की अगर बात करें तो अपने शपथ ग्रहण के मौके पर वो कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये तो एक शपथ हुई। दूसरा वो कहते हैं कि मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह जो है वो श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो उपराष्ट्रपति अपने पद के शपथ ग्रहण के मौके पर इन चीजों की शपथ लेते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि शपथ दिलाते कौन है, तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अपने कार्य करने में वो असमर्थ है, तब की केस में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आप कंसीडर करिएगा, योग्यता, शर्तें और शपथ। नाउ इसके बाद देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जब एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कार्यकाल कितना होता है, इसको भी समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है मेरे भाई कितना होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। सेम राष्ट्रपति के जैसा ही राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 साल होता है, राष्ट्रपति का भी 5 साल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल। लेकिन 5 साल के पहले भी अगर वो अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो त्यागपत्र दे सकते हैं कभी भी। तो कार्यकाल में किसी भी समय ना वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे? तो त्यागपत्र अपना देंगे वो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। और साथ में यहां पे जो ध्यान में रखना है कि कार्यकाल हो गया 5 साल का, त्यागपत्र दे सकते हैं कभी भी, किसको देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे जो बेसिकली जो संसद के सदस्य हैं, है ना, वो सहमत नहीं है और उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तब फिर कैसे करेंगे? बेसिकली मैं बात कर रहा हूं उनको पद से अगर हटाना है तब फिर क्या प्रक्रिया इस्तेमाल होगी। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है। देखो, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ना महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 61 में, ये राष्ट्रपति के केस में है। जो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है निष्कासन, ठीक है। तो निष्कासित किया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए निष्कासन शब्द का यूज किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखे थे निर्वाचक मंडल में कौन कौन आ रहे हैं? संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभाएं हैं उनके कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। जबकि हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल हुए? केवल और केवल संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। तो जब सभी सदस्य हिस्सा लिए ना संसद के दोनों सदन के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो उपराष्ट्रपति के निष्कासन में भी यही सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के केस में अलग होता है ना। राष्ट्रपति के केस में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाई राज्य विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही राष्ट्रपति के महाभियोग में उपस्थित होते हैं और संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। जबकि चुनाव के टाइम में क्या होता है? केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लिए हुए होते हैं। तो ये कुछ ना फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं इस क्लास में, क्योंकि ये कंपैरिजन वाले जो प्रश्न है ना मेरे भाई वो ज्यादातर पूछे जाते हैं ना एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, निष्कासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो ना भाई जिसको हटाना है, किसको हटाना है? उपराष्ट्रपति को। तो 14 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो 14 दिनों का नोटिस देना जरूरी है। 14 दिन का नोटिस जब देंगे उसके बाद ही उनको हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है।
नोटिस देंगे, ठीक है। हटाने का जो प्रस्ताव है केवल और केवल कहां पे लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के होते हैं पदेन सभापति, तो उनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में किसी भी केस में नहीं लाया जा सकता। पहले लाया जाएगा केवल और केवल राज्यसभा में। लेकिन लाने के पहले भी जरूरी है कि 14 दिनों का नोटिस दिया जाना अनिवार्य, ठीक है, जरूरी है। जब तक 14 दिन का नोटिस नहीं दिया जाएगा, 14 दिन का टाइम पीरियड उन्हें नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा एक हफ्ते में ला दिए, एक हफ्ते ऐसा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। 14 दिन का नोटिस पहले देना है, 14 दिन को उनको समय देना है, देन राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहां से जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तब वो जाएगा कहां पर, लोकसभा में, और यहां से भी जब पास हो जाएगा तब फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी तक एक भी बार किसी भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। और ध्यान में यह भी रखना कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के आधार के बारे में भी संविधान में नहीं बताया गया, ठीक है। किस आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, इस आधार के बारे में भी चर्चा नहीं की गई है। हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, लेकिन हटाने का आधार नहीं बताया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने का जो आधार है वो संविधान में क्या मिलता है, संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। बट उपराष्ट्रपति के बारे में प्रक्रिया तो बताई गई है कि उसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, लेकिन कौन सा आधार ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो जैसा मैंने बताया, निष्कासन का जो प्रस्ताव पहले लाया जाएगा राज्यसभा में, यहां से पास हो जाएगा तो जाएगा लोकसभा में, यहां से भी जब पास हो जाएगा तो फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। मैं जब बात कर रहा हूं पास होने का, तो पास कैसे करना है, कैसे बहुमत से पास होना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में ना प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव का पास होना जरूरी है, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव का पास होना जरूरी है। ना प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। राज्यसभा की अगर प्रभावी बहुमत की बात करें ना, तो ध्यान में रखना कुल सदस्य संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, 245 टोटल जितने मेंबर है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, तो टोटल सदस्य है 245। अब प्रभावी बहुमत की बात करेंगे तो इसको जो डेफिनेशन है वो है सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस इसमें कर देंगे जितने पोस्ट वैकेंट है, यानी कि रिक्तियां बोलने का मतलब है जैसे सदन की कुल सदस्य संख्या हो गई कितनी, 245, और मान लेते हैं कि 5 ऐसे लोग हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान या तो मृत्यु हो गई है या तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, तो रिक्तियां कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 245 में 5 माइनस कर देंगे तो जो डेटा हमारे पास आएगा वो है 240। ये है सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या, ठीक है। ये जो डेटा है ना 240, इसे हम क्या कहेंगे, सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या, यानी कि करंट में कितने मेंबर है, तो 240 मेंबर हुए। तो जब प्रभावी बहुमत कहा जाता है ना, तो सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत देखा जाता है। तो तत्कालीन सदस्य निकालेंगे कैसे, कुल सदस्य कितने हैं 245, माइनस कर देंगे रिक्तियां। अनुपस्थित की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। जब सदन की कार्रवाई होती है तो सारे के सारे प्रेजेंट नहीं रहते, कुछ लोग अनुपस्थित भी रहते हैं, अनुपस्थित की बात नहीं कर रहे हैं। वैकेंट बोलने का मतलब है कितने पद रिक्त हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल देखो राज्यसभा की जब बात करते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब मान लेते हैं किसी के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई या किसी ने त्यागपत्र दे दिया, तो वो पोस्ट तो हो गया, रिक्त हो गया। अब दोबारा से क्या कराना पड़ेगा, उपचुनाव कराना पड़ेगा, तब जाके वो पोस्ट जो है भरे जाएंगे, है ना। तो रिक्तियों को माइनस करेंगे, और अगर मान लो रिक्ति नहीं है, 245 के 245 सदस्य कार्य कर रहे हैं, तो सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या में 245 आएंगे पूरे, ठीक है। और जब बहुमत की बात करें ना, प्रभावी बहुमत, तो इसका मतलब यह है सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत। तो यहां पे हमने डेटा जो निकाला, अगर 5 रिक्तियां हैं तो आया 240, इसका बहुमत अगर निकालेंगे ना तो डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 121। तो अगर सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या अगर करंट में देखें 240 लोग हैं, तो कम से कम 121 लोगों का समर्थन जरूरी है इस प्रस्ताव को पास होने के लिए। यही है प्रभावी बहुमत, ध्यान में रखना। और 121 लोग अगर समर्थन कर दिए, भले देखो, भले उस दिन प्रेजेंट जो है, वोटिंग के दिन प्रेजेंट भले ही 150 लोग ही क्यों ना हो, प्रेजेंट भले ही 150 लोग क्यों ना हो, लेकिन समर्थन कम से कम 121 लोगों का चाहिए ही चाहिए। चाहे 200 लोग भी प्रेजेंट होंगे तब भी मिनिमम में 121 वोट चाहिए,
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 121 लोग ही उपस्थित हैं, तो ये जरूरी हो जाएगा कि सभी के सभी अपना समर्थन दे इस प्रस्ताव को पास करने के लिए, क्योंकि करंट में जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, 121 होंगे इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये ध्यान में रखना। यहां से जब पास हो जाएगा तो जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत। बोलने का मतलब है जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, इसे कहा जाता है साधारण बहुमत। ठीक है, इस बहुमत का उपयोग नियम कानून बनाने के लिए भी किया जाता है साधारण विधेयक के केस में अगर बात करें तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या तो 543 है। मान लेते हैं कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने का जब प्रस्ताव आया है लोकसभा में, तो केवल 200 लोग ही उपस्थित हुए। तो यहां पे साधारण बहुमत मतलब क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। तो 200 लोग अगर उपस्थित हैं तो 200 का बहुमत क्या होगा, डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1, ये आ जाए सॉरी फॉर इंटरप्शन, बैटरी लो हो गया था, इस कारण से शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी। आई होप अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये हमने देखा निष्कासन की जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति के, और इसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद में वैकेंसी कैसे कैसे आ सकती है, यानी कि कौन कौन से वो आधार हैं जिनके चलते उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। एक तो जब उनका 5 साल का कार्यकाल जब समाप्त हो जाए, तब उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, कार्यकाल के दौरान अगर वो त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, तो भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए तो भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, जैसा हमने अभी देखा निष्कासन की प्रक्रिया। कार्यकाल के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो गई तब भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। और लास्ट में अन्य किसी कारण से, बोलने का मतलब है जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो सुनवाई कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर किसी प्रकार का विवाद होता है और सर्वोच्च न्यायालय में ये पाया गया कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है वो कैसा हुआ है, वो निर्वाचन सही नहीं हुआ है, और निर्वाचन को अवैध अगर घोषित कर दिया जाए, इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, तो भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो आधार हैं जिनके बेसिस पर उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति आ सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब उपराष्ट्रपति का जो पद है उसमें रिक्ति का कारण उनके कार्यकाल की समाप्ति है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, ये उनके पद में रिक्ति का कारण है। तो यहां पे मेक श्योर किया जाता है कि अगले जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो है ना, वो 5 साल के कार्यकाल के पहले संपन्न करा लिया जाए। लेकिन अगर उनके पद में रिक्ति बाकी के 4 कारणों के चलते आ रही है, यानी कि आकस्मिक रिक्ति आ रही है। आकस्मिक रिक्ति बोलने का मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या निष्कासित कर दिए गए, या उनकी मृत्यु हो गई, या वो उनका जो निर्वाचन है अवैध घोषित कर दिया गया, या फिर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे केसेस में जब उनके पद में रिक्ति होती है तब फिर चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाएगा नए उपराष्ट्रपति का, इस बारे में संविधान में जिस शब्द का उपयोग किया गया है वो है शीघ्रातिशीघ्र, यानी कि जितना जल्द हो सके अगले नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न कराया जाए। यहां पे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। तो ध्यान में रखना, जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है शीघ्रातिशीघ्र। ठीक है, जितना जल्द हो सके नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा होना पद में रिक्ति का कारण है, तब तो भैया चुनाव जो है वो पहले करा लिया जाएगा 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले जो नए उपराष्ट्रपति है। लेकिन अगर इन केसेस में पद रिक्त होता है तब फिर शीघ्रातिशीघ्र, ठीक है, जितना जल्द हो सके चुनाव संपन्न कराया जाएगा, ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के मामले में ध्यान में रखना, टाइम लिमिट दिया है 6 महीने के अंदर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जरूरी है। लेकिन यहां पे 6 महीना नहीं बोला गया, यहां पे शीघ्रातिशीघ्र बोला गया, ठीक है। तो ये है पदावधि और पद रिक्तता। और ध्यान में ये बात भी रखना कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव विवाद अगर किसी प्रकार का हुआ है उपराष्ट्रपति के पद से लेकर के, तो अगर बाद में उनका निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है, फॉर एग्जांपल आप जानते तो हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यप्रणाली चलती है थोड़ी लेट लतीफी चलती है ना। तो अगर किसी निर्वाचन को लेकर विवाद हुआ, उपराष्ट्रपति के पद में जो चुनाव हुआ था उसको लेकर अगर विवाद हुआ है, तो बाद में अगर पाया गया कि इनका जो निर्वाचन है वो अवैध तरीके से किया गया, तो वो तो उनको तो पद फिर त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल हो गया उनका और उसके बाद पाया गया कि इनका निर्वाचन जो है वो अवैध हुआ है, अवैध मतलब सही तरीके से नहीं हुआ है, तो ऐसे में उनके द्वारा जो 2 साल में जो कार्य किए गए हैं वो क्या वैलिड माने जाएंगे, वो क्या मान्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ध्यान में रखना कि उपराष्ट्रपति का अगर निर्वाचन भले ही अवैध घोषित हो जाता है, लेकिन उनके द्वारा पास्ट में जो जो कार्य किए गए हैं उपराष्ट्रपति के तौर पर, वो सारे कार्य वैध माने जाएंगे, ठीक है। भले ही उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया है, भले ही उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य जो पास्ट में उन्होंने कार्य किए हैं वो सारे कार्य वैलिड बने रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। तो उसका जो मुख्य कार्य है वो होता है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना, ये मेन काम है, ठीक है। जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या करता है, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो उनका मेन काम यही होता है। इसके अलावा कुछ आकस्मिक परिस्थितियां, जब राष्ट्रपति का पद जो है वो कार्यकाल के दौरान रिक्त हो जाए, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग या अन्य कारणों से उनका पद रिक्त हो जाए, तब की केस में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं राष्ट्रपति के रूप में, और इस समय उन्हें कहा जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं, और इस 6 महीने में यह मैंडेटरी होता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। साथ में ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति अपने कार्य करने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है, चाहे बीमारी हो सकती है या अन्य किसी कारण से वो कार्य करने में अगर सक्षम नहीं है, तब की केस में भी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये है उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खास बात यह है कि अभी 2018 की बात है, उपराष्ट्रपति के पद का जो वेतन है उसे बढ़ाया गया। पहले इनका जो वेतन था वो था 1.25 लाख प्रति माह। इस वेतन को 2018 में बढ़ाया गया और वर्तमान में उपराष्ट्रपति को मिलने वाला जो वेतन है वो है 4 लाख प्रति माह, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जबकि राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख प्रति माह। इसके अलावा उन्हें भत्ते, विशेषाधिकार, चिकित्सा सुविधाएं, टेलीफोन, दुनिया भर की तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो तो सारी मिलती ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो सैलरी है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उनको ना राष्ट्रपति को जो सैलरीज मिलती है, जो वेतन भत्ते सुविधाएं मिलते हैं, वो प्राप्त होते हैं जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं तब, ठीक है। उपराष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन वो तब प्राप्त नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को मिलने वाली विशेष सुविधाएं, वेतन भत्ते सारे वो प्राप्त करेंगे जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे तब। तो ये सारी बातें हैं जो आज हमने डिस्कस की भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस लेक्चर से लेकर के किसी भी प्रकार के आपको डाउट हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सीजीपीएससी मेंस की जो हमारी डेमो क्लासेस चल रही है ना,
उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्लास की क्या क्वालिटी है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजीपीएससी मेंस की क्लासेस के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं जब किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ाता हूं ना, तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। हर टॉपिक के बारे में हम पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको पहले डिस्कस करते हैं, और एक एक करके, जैसा कि आज के इस क्लास में हमने एक एक करके सारी चीजें समझी, इसी प्रकार से हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आज का वीडियो था यहीं तक। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।